नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी हर वीडियो की तरह ही महत्वपूर्ण है और आप लोग हर वीडियो की तरह भी इस वीडियो को देखकर इसका एक नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे जब एग्जाम का टाइम हो तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता क्या होती है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं? देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनके नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरणें लगातार निकलती रहती हैं। ठीक है, ऐसे तत्व क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो रेडियो सक्रियता, सक्रिय मतलब एक्टिव होता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकेरेल, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, यम क्यूरी और पी क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी और पी क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे, और हेनरी बैकेरेल, इन्होंने रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ओके, प्रथम प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रथम प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम है, जो कि 92 यूरेनियम 238 है। ठीक है, अगला तथ्य है प्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? प्रथम प्राकृतिक तो यूरेनियम हो गया, जबकि प्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व फास्फोरस है, 15P40। और ये कैसे उत्पन्न होता है? एल्यूमिनियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके फास्फोरस को उत्पन्न किया जाता है, जो कि प्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की। ठीक है, तो ये रेडियो सक्रियता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और। रेडियो सक्रिय किरणों की माप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव किरणों की माप गीगर मूलर काउंटर यानी जीएम काउंटर द्वारा की जाती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता अगर बात करें अल्फा बीटा और गामा किरणों में, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है। और अगर उत्सर्जन की बात की जाए तो सबसे बाद में उत्सर्जन गामा किरणों का होता है, यानी वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणों की होती है और सबसे लास्ट में उत्सर्जन भी गामा किरणों का ही होता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की होती है, यानी सबसे अधिक वेधन क्षमता में गामा किरण और आयनन क्षमता में अल्फा किरण। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232, ये सब प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रथम प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 238 है, ना कि यूरेनियम 235। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब याद रखेंगे। चलिए, अब अगला है, सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद सीसा में बदल जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये बहुत कम आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा या बहुत कम आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है, चाहे वो यूरेनियम हो, थोरियम हो, प्लूटोनियम हो, ये सब अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद सीसा में बदल जाते हैं। चट्टानों की आयु का निर्धारण उसमें उपस्थित यूरेनियम तथा सीसे की प्रतिशत मात्रा के आधार पर किया जाता है। चट्टानों की आयु का निर्धारण उसमें उपस्थित यूरेनियम और सीसे की प्रतिशत मात्रा के आधार पर किया जाता है। ओके, तो ये दोनों तथ्य आप लोगों को समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए, अब हम लोग परमाणु बम के बारे में जानते हैं। देखिए, परमाणु बम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें यूरेनियम यानी 92 यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 94 PU 239 का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें देखिए जो 235 और 239, इसको आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। ये 235 जो लिखा है ये परमाणु भार होता है। ठीक है, ये परमाणु भार होता है और जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु बम एक अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया है, ये नियंत्रित नहीं हो सकती है, ये अनियंत्रित होती है। ठीक है, इसके छोटे छोटे अणुओं से तमाम बहुत सारे मतलब विखंडन हो, जैसे जैसे इसके अणु टूटते जाते हैं वैसे वैसे इसका विखंडन होता जाता है। इसीलिए परमाणु बम से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कहीं भी एक परमाणु बम गिराया जाए तो काफ़ी दूर का एरिया जो होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है एक परमाणु बम। ठीक है, और ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है।
अब हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। सूर्य और तारों से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। नाभिक को संलयित करने के लिए 10 की घात 8 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। 10 की घात 8 केल्विन, अब सोचिए कितना ज़्यादा ताप, बहुत ज़्यादा ताप अगर होगा तभी नाभिक आपस में संलयित होंगे। संलयित का मतलब इकट्ठा होना, जुड़ना। अब हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर ये एक नियंत्रित श्रृंखला क्रिया है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये नियंत्रित श्रृंखला क्रिया है, क्योंकि अगर अनियंत्रित होगी तो वो नाभिकीय रिएक्टर में संपन्न नहीं हो सकती है। इसमें देखिए जो प्रमुख तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं, किसके रूप में कौन सा प्रयोग लाया जाता है वो परीक्षा में आता है। जैसे ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का, और मंदक का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए किया जाता है। मंदक, यहाँ पर मंदक या शीतलक दोनों ही स्थिति में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा अक्सर यही पूछा जाता है, ठीक है। और नियंत्रक छड़ जो होती हैं वो कैडमियम या बोरान की होती है नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में इन सारे तथ्यों को आप लोग अपने जहन में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख खोज जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हुई हैं और उनके आविष्कारक कौन है। परीक्षा में इससे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हम लोग जो महत्वपूर्ण खोजें हैं उसको देखेंगे। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने की थी। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। भाप इंजन जेम्स वाट ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल और भाप इंजन जेम्स वाट। सेफ्टी लैंप ये हम्फ्रे डेवी नामक वैज्ञानिक ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टीवी का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, जेएल बेयर्ड। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बॉर्डीन और साकले नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। टाइपराइटर का आविष्कार पेले ग्रीन टेरी ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। मशीन गन का आविष्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेम्स पकल ने किया था। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। माइक्रोस्कोप का जेड जॉनसन ने किया था। माइक्रोफोन का ग्राहम बेल ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेनिसिलिन ये एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख खोजें हो गई और उसको किसने खोजा है उससे संबंधित कुछ तथ्य हो गए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हम लोगों का फिजिक्स का जो अति महत्वपूर्ण तथ्यों का एक श्रृंखला चल रही थी वो आज समाप्त होती है। और अब हम कल से जीव विज्ञान करेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो का फिजिक्स का पूरा सेक्शन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और ना भी अच्छा लगा हो तो और कुछ मुझको बेहतर करने की ज़रूरत हो तो आप लोग सुझाव दीजिएगा। और देखिए मैं जीव विज्ञान को ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा कि या तो वन लाइनर या तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ही कराऊँ। आपके सुझाव आमंत्रित हैं कि कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।